हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल गुड, वेरी गुड, साउंड एंड हेल्दी, वेरी एनर्जेटिक क्लास। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी डायमेंशन बहुत ही कंपलसरी होती हैं। डिफरेंट एग्जामिनेशन, चाहे वो एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो या मेडिकल का एग्जाम हो, हर जगह ये जरूर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमने आपको थोड़ा ज़्यादा जो है उसको कैटेगराइज कराते हुए जो थर्मल फिजिक्स की थी उन क्वांटिटी को अलग कर दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी की थी उनको अलग कर दिया, जो मैग्नेटिक की थी उनको अलग कर दिया, और अलग अलग कैटेगरी में हमने आपको क्लासेस प्रोवाइड किए उन क्वांटिटी की डायमेंशन को क्लियर करने के लिए। हमने आपको केवल उसकी डायमेंशन ही नहीं बताया, उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थी वो भी बताया आपको, जिससे वो आपको लर्न रहे, आपकी मेमोरी में परमानेंट बैठ जाए। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों, आप अब फिजिक्स में सीखने चल रहे हैं अपने फिजिक्स गुरु से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एकेडमिक के लिए इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि अगर जो आपकी 7 बेस क्वांटिटी मानी गई हैं उनको छोड़ करके किन्हीं और क्वांटिटी को अगर आप बेस क्वांटिटी मान लो, तब आप किसी एक नई क्वांटिटी को उनके टर्म्स में कैसे राइट करोगे। ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जो 7 आपने बेस क्वांटिटी मानी है, अगर उनको छोड़ करके किसी और क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी अगर आप मान लेते हैं या कंसिडर कर लेते हैं, तो कोई एक नई क्वांटिटी उनके टर्म्स में कैसे लिखेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है। हम इसको 2 मेथड से डिस्कस करते हैं। चलिए आप ध्यान से देखेंगे न्यूमेरिकल और अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि ये 11 क्लास आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। यही आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाएगा कि बीपीवाई के लिए, आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जिसका 11 प्रिपेयर हो गया वो क्रैक कर देगा एग्जाम। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन है टॉपिक 1, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टॉपिक 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। Taking velocity, time and force as the fundamental quantities, find the dimension of mass। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन की मीनिंग ये हो गई स्टूडेंट्स कि आपको फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, इन तीनों को बेस क्वांटिटी मान लेना है। क्या मान लेना है? बेस क्वांटिटी मान लेना है या फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेना है। फिर आपको क्या करना है? मास को इन 3 क्वांटिटी के टर्म्स में राइट करना है कि मास को हम इनके टर्म्स में कैसे राइट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स फोर्स को, वेलोसिटी को, टाइम को आपको एक फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेना है, बेस क्वांटिटी मान लेना है, फिर मास को इनके टर्म्स में राइट करना है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका हम सॉल्यूशन करने चल रहे हैं, 2 मेथड से करेंगे। आपको ध्यान से समझना है, आप जरूर बहुत अच्छा करेंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। और फिजिक्स जीनियस चैनल में जाकर के आपको फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना है, जरूर करेंगे आप बेटा। ओके, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, गिवन में फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को कैसी क्वांटिटी दिया गया है? बेस क्वांटिटी। कैसी दिया गया है? बेस क्वांटिटी। अब आपको मास को क्या करना है? इनके टर्म में राइट करना है। क्या करना है? मास को फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में राइट करना है। इसका मतलब अब मास डिराइव्ड क्वांटिटी यहाँ पर हो गई, ये तीनों बेस क्वांटिटी हो गई। अब मास यहाँ डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, ये तीनों बेस क्वांटिटी हो गई। तो अब आपको मास को इन तीनों क्वांटिटी के टर्म में राइट करना है। अब इसको हम 2 मेथड से डिस्कस करेंगे। मेथड फर्स्ट देखिए, फोर्स। अब हमें मास को राइट करना है, तो मास को हमें लेफ्ट में रखना होगा। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को राइट करना हो उसको हम लेफ्ट में रख लेते हैं, उसको एज अ सब्जेक्ट बना लेते हैं, बाकी सबको राइट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो मास को हमें देखिए, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें मास को राइट करना है अदर क्वांटिटी टर्म में, तो मास को लेफ्ट में कर लो, तो मास इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। मास इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। लेकिन हमें फोर्स, वेलोसिटी और टाइम चाहिए, तो मास इक्वल टू फोर्स, एक्सेलरेशन होता है क्या? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम।
एक्सलोशन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास इक्वल टू आपका आ जाएगा फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। लेकिन फोर्स क्या है? बेस क्वांटिटी है। टाइम क्या है? बेस क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? बेस क्वांटिटी है, क्योंकि आप इनको बेस क्वांटिटी मान चुके हैं। तो मास इक्वल टू हो जाएगा, अब मास की डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन कैपिटल एफ हो गई, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी हो गई, वेलोसिटी की डायमेंशन वी हो गई। ये यहाँ 1 पावर है, न्यूमरेटर में जाएगा -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा एफ टी वी -1, एफ टी वी -1। तो मास को आप फोर्स टाइम और वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो मास की डायमेंशन फोर्स पर +1 आएगी, मास की डायमेंशन टाइम पर +1 आएगी, मास की डायमेंशन वेलोसिटी -1 आएगी। तो इस तरीके से आप मास को राइट कर सकते हैं। ये रहा फर्स्ट मेथड। इसका सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड में अब आपको यहाँ पर इन तीनों को आपने बेस क्वांटिटी माना है, अब मास को इनके टर्म में राइट करना चाहते हैं। तो हमने आपको डिफिनेशन बताया था कि जिन क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म में राइट किया जा सके उन्हें डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई मास, ये तीनों बेस क्वांटिटी हो गई, और यहाँ पर मास इन तीनों पर डिपेंड करेगी, तभी हम मास को इनके टर्म में राइट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं राइट कर पाएंगे। मास इन तीनों पर डिपेंड करेगी, तभी हम मास को इसके टर्म में राइट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं राइट कर पाएंगे। अब हमें पता नहीं है कि कैसे डिपेंड करती है। चलो हम सपोज कर लेते हैं कि मास जो है फोर्स की पावर ए पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी की पावर बी पर डिपेंड करती है, टाइम की पावर सी पर डिपेंड करती है। ये हमने सपोज कर लिया कि मास फोर्स की पावर ए पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी की पावर बी पर डिपेंड करती है, टाइम की पावर सी पर डिपेंड करती है। मीन्स जिसको हमें राइट करना हो, जिसके टर्म्स में राइट करना हो, उसमें पावर लगाते हैं। अब मास इक्वल टू यहाँ एक कांस्टेंट हमने के लगा दिया, फोर्स टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर बी या टाइम टू द पावर सी हमने कर दिया। अब यहाँ मास की डायमेंशन राइट कर दिए, यम L0 T0, तो मास की डायमेंशन यम होती है, L0 T0 होती है, बराबर यहाँ पर देखिए फोर्स होता है, फोर्स की डायमेंशन होती है यम LT-2 और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, टाइम की डायमेंशन T होती है। ये हो जाएगा यम L0 T0, यहाँ मास टू द पावर ए आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यल पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर यल टू द पावर ए हो जाएगा, यहाँ पर यल टू द पावर बी हो जाएगा, यल टू द पावर ए इंटू यल टू द पावर बी, तो रूल लग जाएगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n होता है। तो यल टू द पावर a यल टू द पावर b, तो हो जाएगा यल टू द पावर a प्लस बी। अब टाइम देखिए, t टू द पावर -2a, t टू द पावर -b, t टू द पावर c, तो t टू द पावर हो जाएगा -2a -b प्लस c, t टू द पावर -2a -b प्लस c। ये टाइम की पावर हो जाएगी, ये लेंथ की पावर हो जाएगी, ये मास की पावर हो जाएगी। अब जब भी कोई डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन के टर्म में राइट किया गया हो, तो LHS में हर एक चीज की जितनी डायमेंशन होती है वो RHS के इक्वल होती है। मीन्स यहाँ पर m की जो पावर होगी यहाँ m के पावर के इक्वल होगी, यहाँ पर L की जो पावर होगी इसको यहाँ L के पावर की इक्वल होगी, यहाँ T की जो पावर होगी यहाँ T के पावर की इक्वल होगी। तो सबकी इंडिविजुअल पावर को कंपेयर कर लेना है, इधर मास की पावर को यहाँ से कंपेयर कर लेना है, इधर लेंथ की पावर को यहाँ लेंथ की पावर से कंपेयर कर लेना है, यहाँ टाइम की पावर को यहाँ टाइम की पावर से कंपेयर कर लेना है, कंपेयरिंग बोथ साइड। देखिए यहाँ पर मास की पावर a है राइट साइड में, यहाँ मास की पावर 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर लेंथ की पावर a प्लस b है, यहाँ लेंथ की पावर 0 है, तो a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। a की वैल्यू 1 है, 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू -1 आ गई। अब टाइम की पावर देखिए, यहाँ -2a -b प्लस c है, यहाँ टाइम टू द पावर 0 है, तो ये हो जाएगा -2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। -2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, -b इंटू b की वैल्यू कितनी है -1, प्लस c इक्वल टू 0, तो -2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 1 आ गया। अब c की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। देखिए a b c ये तीनों आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया ये। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ m इक्वल मास इक्वल टू हो जाएगा f टू द पावर 1 हो जाएगा, v टू द पावर आप देखिए a की वैल्यू कितनी आई 1, तो f टू द पावर 1 हो जाएगा। v देखिए b की वैल्यू क्या आई -1, तो v की पावर -1 हो जाएगा। और t की पावर देखिए
टाइम की पावर यहाँ सी है, सी की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो आपका मास के की वैल्यू कांस्टेंट है 1 सपोज कर लीजिए, तो मास इक्वल टू एफ टू द पावर 1 बी टू द पावर -1 टी टू द पावर 1। अब 1 पावर को राइट नहीं करते हैं तो मास इक्वल टू हो जाएगा एफ टी बी -1। क्या हो जाएगा? एफ टी बी -1। अब इस कॉन्सेप्ट पर आप कोई भी क्वेश्चन इस वैरायटी का अगर आए तो सॉल्व कर सकते हैं। इस वैरायटी का कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी वैरायटी पर देखिए 2 क्वेश्चन हमने और राइट किए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ डेंसिटी रो, acceleration due to gravity g and frequency nu are base quantities, find the dimension of force। मतलब क्या है? डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, इन तीनों को बेस क्वांटिटी मान लो तो आपको फोर्स को राइट करना है इनके टर्म में। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया सेम कॉन्सेप्ट पर। अगला क्वेश्चन हमने ले लिया, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। मीन्स आपने क्या किया, लाइट की स्पीड सी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को, एटमॉस्फेरिक पी को, इन तीनों को बेस क्वांटिटी मान लिया, मीन्स फंडामेंटल मान लिया। तो आपको इनके टर्म में लेंथ को राइट करना है, लेंथ को इनके टर्म में राइट करना है। ये दोनों क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पर होंगे, ये दोनों क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पर होंगे। अब आप ट्राई करिए, नहीं तो अभी हम आपको सॉल्व करके इसी सेम कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे आप इसको राइट करेंगे, किस टर्म्स में। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसका सलूशन हम देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने आपको बताया, इफ द डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू आर द बेस क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। मीन्स आपने क्या किया है कि डेंसिटी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, फ्रीक्वेंसी को, इनको बेस क्वांटिटी मान लिया है। क्या मान लिया है? बेस क्वांटिटी मान लिया है। अब आपको फोर्स को इनके टर्म्स में राइट करना है। क्या करना है? इनके टर्म्स में राइट करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। हमने सपोज कर लिया, अब ये दोनों तो बेस क्वांटिटी हो गई, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो हमने बताया था कि डिराइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म्स में राइट करने के लिए उस पर कुछ पावर्स यूज करनी पड़ती हैं, जिन्हें हम डायमेंशन कहते हैं। सपोज कर लो फोर्स डेंसिटी टू द पावर ए पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर बी पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी टू द पावर सी पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से एफ इक्वल टू हो जाएगा के रो टू द पावर ए, जी टू द पावर बी, न्यू टू द पावर सी। अब बोथ साइड की डायमेंशन राइट कर लीजिए। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी -2, के कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास की डायमेंशन एम होती है, वॉल्यूम की एल क्यूब होती है। तो डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी ml -3 टू द पावर ए। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वही डायमेंशन होगी जो एक्सेलरेशन की होगी, ये हो जाएगा LT -2 टू द पावर बी। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसकी डायमेंशन टाइम की डायमेंशन होगी, तो T -1 टू द पावर सी हो जाएगा। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करिए, एम एल टी -2 हो जाएगा, यहाँ के एम टू द पावर ए हो जाएगा, एल टू द पावर देखिए यहाँ -3a है, यहाँ b है, तो ये हो जाएगा -3a प्लस बी। टाइम की डायमेंशन देखिए, यहाँ -2b है, -c है, तो -2b प्लस c हो जाएगा। जब भी कोई फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला के रूप में राइट किया हो तो LHS में जो भी क्वांटिटी होती हैं RHS में दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं। यहाँ मास की डायमेंशन A है, यहाँ मास की डायमेंशन 1 है, तो आपका A इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन -3a प्लस बी है, यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन 1 है, तो -3a प्लस बी इक्वल टू 1 हो गया। तो -3 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ पुट कर दीजिए। बी की वैल्यू कितना आपको फाइंड आउट कर, -3 प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 1 प्लस 3 हो जाएगा, बी इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ टाइम की पावर कितनी है? -2b -c है, यहाँ -2 है, -2b -c इक्वल टू -2 हो गया। -2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 4 हमने पुट कर दिया यहाँ, -c इक्वल टू -2 हो गया, -c इक्वल टू -2 प्लस 8 हो गया, c की वैल्यू -6 आ गई। अब आपकी देखिए a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, a की वैल्यू 1 आ गई,
बी की वैल्यू देखिए 4 आ गई, सी की वैल्यू -6 आ गई। अब एफ इक्वल टू के रो टू द पावर ए था, ए की वैल्यू 1 थी, ये हमने पुट कर दिया। बी टू दी जी टू दी पावर यहाँ बी था, बी की वैल्यू 4 आ गई। से यहाँ न्यू टू दी पावर सी था, सी की वैल्यू -6 आ गई। तो अब के को 1 ले लें, ये तो हमने एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट लिया था। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा रो जी टू दी पावर 4 न्यू टू दी पावर -6। मीन्स आपने फोर्स को डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म में राइट्स कर लिया, ये आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर है। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर p आर टेकन फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ। मतलब क्या हुआ, आपने लाइट की स्पीड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर p, इन तीनों को आपने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया है। तो आपको लेंथ को इनके टर्म्स में राइट करना है। अब लेंथ एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन नंबर 3 देखिए। गिवन में c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, p मींस प्रेशर और बेस क्वांटिटी। ये क्या है, बेस क्वांटिटीज है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ क्वेश्चन मार्क। लेट लेंथ प्रोपोर्शनल c टू द पावर a, g टू द पावर b एंड p टू द पावर c। यहाँ c इज स्पीड ऑफ लाइट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, p इज प्रेशर। लेंथ इक्वल टू k टाइम्स c टू द पावर a, g टू द पावर b, p टू द पावर c। डायमेंशन बोथ साइड की राइट कर लीजिए। लेंथ की डायमेंशन होती है m0, lt0। m की कोई डायमेंशन तो रहेगी नहीं। यहाँ पर ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड की डायमेंशन होती है lt-1। g क्या है, एक्सेलरेशन, ये lt-2 डायमेंशन होती है एक्सेलरेशन की। p क्या है, प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर की डायमेंशन होती है m-1 आपका l और t-2। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा m-l-t-2 अपॉन a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ml-1, यहाँ पर l में -1 है, ml-1 t-2 टू द पावर c हो जाएगा। ये हो जाएगा m टू द पावर, देखिए यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर c हो जाएगा। m टू द पावर देखिए यहाँ पर ये m है और यहाँ c है, तो m टू द पावर आपका जो है ये c हो जाएगा। m टू द पावर यहाँ पर देखिए c हो जाएगा। और l टू द पावर देखिए यहाँ -a है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ -c है, तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। t टू द पावर देखिए यहाँ -a है, यहाँ -2b है, यहाँ -c है। देखिए -1 इंटू a माइनस a, और यहाँ -2 इंटू बी -2b, और -2 इंटू सी -2c। पावर सब ऐड हो जाती हैं, तो t टू द पावर -a -2b -2c हो जाएगा। अब कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर m टू द पावर प्लस c है, यहाँ m टू द पावर 0 है, तो c इक्वल टू 0 आ गया, c इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लेंथ देखें, यहाँ a प्लस बी माइनस सी है लेंथ की पावर, यहाँ पर लेंथ की पावर 1 है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। a प्लस बी, सी की वैल्यू कितनी है 0, सी की वैल्यू 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। अब हम टाइम में देखें, यहाँ -a -2b -c है, -2c है, यहाँ 0 है, तो -a -2b -2c इक्वल टू 0। यहाँ -a -2b -2 इंटू सी की वैल्यू 0 है, 0, तो a प्लस 2b इक्वल टू 0 आ गया। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2b आ जाएगा। ये a इक्वल टू -2b की वैल्यू यहाँ लाके पुट कर दीजिए इस इक्वेशन सेकंड में, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2b, यहाँ -2b प्लस b इक्वल टू 1 हो जाएगा। -2b में से b निकल जाएगा, तो -b इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो b इक्वल टू -1 आ गया। अब आप देखिए यहाँ से a की वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट कर लिया, 2, b की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर लिया, -1, c की वैल्यू 0। ये वैल्यू पुट करिए। देखिए लेंथ इक्वल टू है आपका, लेंथ इक्वल टू है k c टू द पावर, देखिए c टू द पावर a था, a की वैल्यू 2 है, तो ये आपका हो गया c स्क्वायर। g टू द पावर आपका क्या था, b था, b की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ g टू द पावर -1 हो गया। p टू द पावर c था, c की वैल्यू कितनी आई, 0, तो देखिए p टू द पावर 0 हो गया, तो लेंथ हो गया c स्क्वायर g -1 p टू द पावर 0। किसी की पावर 0 1 होता है, तो लेंथ हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन g, क्या हो जाएगा, c स्क्वायर अपॉन g, क्या हो जाएगा, c स्क्वायर अपॉन g।
तो इस मेथड से हम कोई भी अगर क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी दे दी जाए तो किसी अननोन क्वांटिटी को उनके टर्म्स में राइट कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग a unit area perpendicular to the x-axis in unit time। मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में लिया गया है। मीन्स यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में इज गिवन बाई स्मॉल n इक्वल टू माइनस कैपिटल D n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1 where n1 and n2 are the number of particles per unit volume of x means to mean to be x1 and x2। find the dimension of the diffusion constant D। मीन्स आपको क्या करना है कि पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जितने पार्टिकल्स गुजर रहे हैं वो स्मॉल n दिया गया है। यहाँ कैपिटल D डिफ्यूजन कांस्टेंट है, n2 माइनस n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, x2 माइनस x1 पोजीशन या डिस्टेंस है। आपको कैपिटल D की डायमेंशन निकालनी है, इसको डिफ्यूजन कांस्टेंट कहते हैं। स्मॉल n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम है, D डिफ्यूजन कांस्टेंट है, n2 माइनस n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, x2 माइनस x1 पोजीशन या डिस्टेंस है। अब हमें कैपिटल D की डायमेंशन निकालनी है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल n इक्वल टू है माइनस कैपिटल D n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। हमें किसकी डायमेंशन निकालनी, कैपिटल D की। हमने आपको ये भी बताया था कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी होती है उसको लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो कैपिटल D को आप लेफ्ट साइड में कर लीजिए, तो हो जाएगा स्मॉल n इंटू x2 माइनस x1 अपॉन n2 माइनस n1। अब आप देखिए यहाँ कैपिटल D की डायमेंशन एक तो n की डायमेंशन पर डिपेंड कर रही है, एक x2 माइनस x1 पर, एक n2 माइनस n1 पर। अब इन तीनों की डायमेंशन हम अलग अलग बात करें। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एरिया इनटू टाइम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एरिया इनटू टाइम। नंबर ऑफ पार्टिकल की कोई डायमेंशन होगी नहीं, एरिया की डायमेंशन होती है l स्क्वायर, टाइम की डायमेंशन होती है t, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी l माइनस 2t माइनस 1, l माइनस 2t माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। x2 माइनस x1 क्या है, पोजीशन, x2 माइनस x1 क्या है, पोजीशन, तो इसकी डायमेंशन वही हो जाएगी जो लेंथ की डायमेंशन है। n2 माइनस n1 क्या है, देखिए n2 माइनस n1 जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। पार्टिकल की कोई डायमेंशन होती नहीं, वॉल्यूम की l क्यूब होगी, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी l माइनस 3। अब आपको डिफ्यूजन कांस्टेंट D की निकालना है डायमेंशन, तो D इक्वल टू हो जाएगा n की डायमेंशन x2 माइनस x1 की डायमेंशन अपॉन n2 माइनस n1 की डायमेंशन। देखिए n की डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, l माइनस 2t माइनस 1 है। ये आपकी x2 माइनस x1 क्या है, डिस्टेंस लेंथ, इसकी डायमेंशन l हो जाएगी। n2 माइनस n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम l माइनस 3, इसकी डायमेंशन l माइनस 3 हो जाएगी। देखिए l माइनस 2 इंटू l माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 3 ऊपर प्लस हो जाएगा, l माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा l स्क्वायर t माइनस 1, m0 l स्क्वायर t माइनस 1। ये क्या हो जाएगी, कैपिटल D की डायमेंशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैपिटल D की डायमेंशन हो जाएगी। कैपिटल D क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको फिजिक्स जीनियस चैनल बाय डॉक्टर UK मिश्रा अपने फिजिक्स गुरु के हेल्प के लिए आपको जा करके उसको सब्सक्राइब करना है। जो चीज़ ना समझ में उसको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसके यूजेज क्या हैं, इसके एप्लीकेशन क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस एंड लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर करके और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। जहां आपको कोई प्रॉब्लम होगी यू शुड राइट इन द ग्रुप और इन कमेंट बॉक्स। आप ग्रुप में राइट करेंगे या कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।
ओके, ये बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है, आपको n2 माइनस n1 की है। n2 माइनस n1 याद रखना नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। x2 माइनस x1 क्या है, पोजीशन या डिस्टेंस है। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसकी डायमेंशन होगी इसकी डायमेंशन हो जाएगी l माइनस 2t माइनस 1। इसकी डायमेंशन हो जाएगी l, इसकी डायमेंशन आपकी हो जाएगी l माइनस 3। ये तीनों डायमेंशन पुट कर देंगे तो कैपिटल D की डायमेंशन ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर लेंगे। और अब हम लोगों को ये देखना है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल एनालिसिस का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज है, ठीक ना। इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसके आपके कुछ मेन यूजेज हैं, उनका हम डिस्कशन नेक्स्ट और क्लास में करेंगे। और उसको जो है फिर ये देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है, फिर हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, फिर हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी, प्रिसाइशन और एरर्स क्या है, इन पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, टॉप करना है, आने वाले समय में आपको आगे बढ़ना है, आपको लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल अलर्ट होकर के आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके।